हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। अगर आपने भी इसमें फॉर्म फिल किया है या करने वाले हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि आप सभी लोगों के ही कुछ डाउट है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे कि आप सभी लोग पूछ रहे हैं, एमटीएस पोस्ट में जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से है। लिखित परीक्षा होगी तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। मैंने फ़िलहाल इसकी सिलेबस भी पहले भी बताया है, अभी आपको फिर से क्लियर कर रही हूँ पूरा। दूसरी बात यह है कि क्या सभी पोस्ट के लिए लिखित परीक्षा होगी, मतलब एमटीएस के अलावा ग्रुप सी में जितने भी पोस्ट हैं या ग्रुप बी में हैं और ग्रुप ए के हैं, तो क्या आप सभी लोगों के रिटन टेस्ट होंगे या नहीं। आप लोगों को ये बहुत बड़ा डाउट है, इसको क्लियर करेंगे। दूसरी बात ये है कि फॉर्म हम भरें या नहीं, मतलब फॉर्म आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप लोग पूछ रहे हैं। और शायद ऐसा इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि आप लोग कुछ कमेंट सेक्शन में चीज़ें देखते हैं तो आप लोग इससे कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैं फॉर्म फिल करूं या नहीं। तो उसका भी आंसर अभी आपको मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपका सेल्फ डिसीज़न खुद होगा। उसके बाद बात करेंगे कि कुछ कैंडिडेट इसलिए भी फॉर्म फिल करने के लिए सोच रहे हैं कि क्या फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग तो नहीं होगी। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब ये है कि कई जगह पे जब फॉर्म फिल किए जाते हैं तो जैसे मान लीजिए 100 फॉर्म हैं, 2 सीटें हैं और 100 फॉर्म आ गए, तो वो टॉप से, मतलब जिनके मार्क्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि इतनी बड़ी फ़ीस है, हमने फ़ीस भी दिया और फॉर्म भरे और हमें एग्ज़ाम ही देने को ना मिले। तो इसलिए भी कुछ कैंडिडेट हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। ठीक है, तो इसके विषय में हम बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि इस वैकेंसी के अलावा भी अदर कहीं से भी कोई भी नोटिस आती है आपकी स्टडी से रिलेटेड, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें और नोटिस आ गई, या तो कोई न्यूज़पेपर में अच्छे करंट अफेयर हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए, जानने चाहिए, ये सभी चीज़ें टेलीग्राम पे मेरे द्वारा दिए जाते हैं। जिनको ज़रूरत हो वो वहाँ पे ऐड होके देख सकते हैं, और टेलीग्राम आपको पता है डिस्क्रिप्शन में मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें एक एक करके। सबसे पहले हम कुछ डाउट को ही क्लियर कर देंगे, फिर हम आएंगे एमटीएस पोस्ट के लिखित परीक्षा के लिए। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए फॉर्म शॉर्ट लिस्टिंग के विषय में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप ग्रुप ए, बी और सी पोस्ट किसी में भी अप्लाई करिए, इसके फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती है। मतलब जो इन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए टर्म्स कंडीशन रखे हैं वो अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं, मतलब आपके पास वो योग्यता है, आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपके एडमिट कार्ड आएंगे। जैसे कि कुछ ऐसे पोस्ट थे जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो उसमें परसेंटेज की डिमांड नहीं है, तो आप पास हैं सिर्फ ये मायने रखता है। कहाँ से पास है, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी से पास हैं या तो आपने रेगुलर किया है, प्राइवेट किया, उस वो मैटर नहीं करता है, तो भी आपके एडमिट कार्ड आते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ स्पेशल क्वालिफ़िकेशन वाले पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा। जैसे किसी किसी में डिमांड है कि 55% होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन में, तो उस कंडीशन में आपका उतना अगर है तो आपके जो है एडमिट कार्ड आएंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके मान लीजिए ग्रेजुएशन में किसी के 70% है, किसी के 50% है, किसी के 45% है, तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे और सिर्फ 70% वालों के एडमिट कार्ड आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके मन में भी ये डाउट है कि फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग होगी किसी भी पोस्ट के लिए, तो ऐसा नहीं होता। सभी के एडमिट कार्ड जारी होते हैं, बस आपकी तरफ से फॉर्म भरने में कोई गलती ना हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग का मेथड यहाँ पे अलाउ नहीं होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको कि फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती है। अब अगली बात करते हैं कि हम फॉर्म भरें कि ना भरें। देखिए, कहीं पर भी अगर आपको फॉर्म भरना है तो वो आपका खुद का डिसीज़न होता है, किसी के बता देने से आपको नहीं भरना है। बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे जैसे ही कोई वैकेंसी आती है, जो जिससे रिलेटेड है या जो जिस पे वर्क कर रहा है वो आपको उसकी जानकारी देता है। किसी भी कैंडिडेट से कोई भी जाके ये नहीं कहता कि आप आइए और ये आपको फॉर्म ज़रूर से भर देना चाहिए, भर लीजिए, और आप किसी के करने पे करेंगे भी नहीं। तो आपको खुद ही सोचना है कि हम फॉर्म भरना है हमें या नहीं भरना है। अगर आपको लगता है कि जो इसकी फ़ीस है उतना ठीक है, मेरी इतनी तैयारी है, मैं कर सकता हूँ, जैसे स्किल टेस्ट है, नहीं ठीक है, मेरा मेरा हो जाएगा, तो आपको करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि पिछली बार में तो ऐसा हुआ था कि काफ़ी कमियां थी, मैंने खुद ही आपको बताई हैं चीज़ें, कि जैसे आपके आंसर की नहीं दिए गए थे, बहुत सारे के फाइनल कट ऑफ के नंबर नहीं दिए गए थे, ये सब करना चाहिए था, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो इस सब को भी लेके आपको डाउट है कि फेयर होगा कि नहीं एग्ज़ाम, सब कुछ। तो
ये आपको सोचना है कि आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, क्योंकि ये चीज़ की कोई गारंटी नहीं लेता है और आपके लिए विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आप सब कुछ फुलफ़िल कर रहे हैं पूरे क्राइटेरिया को और आपको लगता है कि आपको वहाँ जॉब करनी चाहिए तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, अन्यथा फिर नहीं भरिए, फिर आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको करिए। ठीक है, तो ये आपका खुद का डिसीज़न है, किसी को इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसके क्वेश्चन को आप लोगों ने काफ़ी कैंडिडेट ने पूछा, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने बता दी है कि आपकी क्या कंडीशन है, आपको भरना चाहिए कि नहीं। मान लीजिए अगर आपने फॉर्म भर लिया, सपोज़ करिए पेपर बहुत अच्छा हुआ, आपका हो गया, तो बहुत ही अच्छी बात है। किन्हीं कारणवश ऐसा होता है कि मेरिट ऐसी हुई नहीं हुआ, तो सिर्फ ये कहना कि नहीं वहाँ पे सीटें तो ऐसी थी इसलिए मेरा नहीं हुआ। तो ये सारी कंडीशन हर एक डिपार्टमेंट में आती है, सिर्फ यहीं की बात नहीं है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। फिलहाल ये बातें हो गई। अब हम बात करते हैं कि क्या सभी पोस्ट के लिए लिखित परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो आप ये जान लीजिए कि जो नया नोटिफिकेशन 2024 का आया हुआ है, उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा एमटीएस पोस्ट के लिए, जैसे ग्रुप सी में कई पोस्ट हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एमटीएस पोस्ट के लिए क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके रिटन टेस्ट होंगे और एमटीएस में ही कुछ पद ऐसे हैं जिसके स्किल टेस्ट होंगे। जो सिर्फ इंटरमीडिएट पास हैं और उन्होंने जैसे भर दिया है एमटीएस का, तो उसमें सिर्फ उनके रिटन टेस्ट होंगे। जबकि स्पेशलाइजेशन वाले जो पोस्ट हैं, 8 पोस्ट हैं उसमें लगभग, तो उसमें उनके स्किल टेस्ट भी होंगे, रिटन प्लस स्किल टेस्ट होंगे। ठीक है, और वहीं पे हम बात कर लें कि अगर आपने ग्रुप सी के लिए अप्लाई किया है अदर पोस्ट के लिए, जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, हिंदी टाइपिस्ट, एनिमल अटेंडेंट, और भी पोस्ट हैं, और नर्सिंग के भी कुछ पद हैं उसमें, तो जो भी है इसमें उसके लिए रिटन टेस्ट के लिए लिखा नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, तो आप ये जानिए कि विज्ञापन में तो कहीं मेंशन नहीं है कि लिखित परीक्षा होगी, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखें तो प्रीवियस ईयर में इन सभी की लिखित परीक्षाएं कंडक्ट हुई थी, उसके बाद स्किल टेस्ट हुआ था जिस भी पोस्ट के लिए आवश्यकता थी। तो आप लोग जहाँ पर भी जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। अगर रिटन टेस्ट हो जाता है तो आप इतना प्रिपेयर्ड रहेंगे कि आपके रिटन टेस्ट होंगे। और ऐसा नहीं है कि आज एडमिट कार्ड जारी हो गया और कल आपसे कहेंगे आइए आप रिटन टेस्ट दीजिए, नहीं। अगर ऐसा है तो आपकी नोटिस जारी होगी, एग्ज़ाम कंडक्ट होने का बताया जाएगा, कम से कम आपको 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले पता चल जाएगा कि रिटन टेस्ट होना है या नहीं। और जिस पद के लिए स्किल टेस्ट होना है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, आप लोग अपनी उसको तो तैयारी करते ही रहिए। कंप्यूटर स्किल टेस्ट पे भी मैं आपको एक वीडियो अवेलेबल करा दूंगी जल्द ही। तो ये चीज़ें आप करते रहेंगे। रिटन टेस्ट बाकी किसी भी पोस्ट के लिए लिखा नहीं है कि होगा, लेकिन ये भी नहीं लिखा है कि हम नहीं लेंगे। तो पढ़ लेने में भलाई है, पढ़ेंगे तो अगले भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी होगी आपकी। और कॉमन सिलेबस है, मैंने बता भी दिया है आपको कि कुछ कॉमन चीज़ें ही हैं जो आपको पढ़नी है। जीके पढ़ना है आपको, करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जब एग्ज़ाम रहे तो उसके 6 महीने तक का पढ़ लेंगे। तो अभी करंट अफेयर पे अगर अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो आपके तो करंट अफेयर वैसे भी थोड़े से तैयार रहते हैं। तो अब जीके पढ़िए, और हिंदी, इंग्लिश, ये सभी कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में पढ़ते हैं। पर्टिकुलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, तो ये रही बात अदर पोस्ट के लिए। अब हम बात कर लें अगर ग्रुप बी पोस्ट के लिए, जो ग्रुप बी में अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रुप बी के रिटन टेस्ट होंगे सभी पोस्ट के लिए, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ग्रुप बी के सभी पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। तो समझ गए होंगे आप लोग। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, तो उसमें रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा। लेकिन ग्रुप सी के अदर जो पोस्ट दिए हैं एमटीएस को छोड़ के, उसके लिए नोटिस में कहीं लिखा नहीं है रिटन एग्ज़ाम को, लेकिन ये भी नहीं लिखा है कि नहीं हो सकता, तो मे बी कंडक्ट होगा। तो आप अपने को प्रिपेयर रखेंगे, बाकी स्किल टेस्ट पे पूरा फोकस करेंगे। मैंने ये भी बता रखा है कि आपको जो उसका रिटन टेस्ट है, सबके एक ही जैसे सिलेबस होते हैं, बस लेबल थोड़ा चेंज हो जाता है, पैटर्न बदल जाएगा, लेकिन एरिया वही रहता है। तो आप अपना पढ़ते रहिए। बाकी चैनल के माध्यम से आपको जो भी चीज़ें, मैं रेगुलर तो नहीं, लेकिन जो भी चीज़ें आपको देते रहूँ, अगर आपको ज़रूरत लगती है कि नहीं आपको पढ़ना चाहिए तो उसको 1-2 बार सुन लिया करिए वीडियो, तो आपको चीज़ें ध्यान रहेंगी कि हाँ हमें यही चीज़ पढ़नी, इतना ही लेवल को टच करना है। और ये आपको क्यों बताया जा रहा है, कैसे, वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जिस तरीके के हुए थे उससे। और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के तो पेपर ही नहीं, तो मुझे कैसे पता। तो उसके कई रीज़न है जैसे कि कुछ लोगों ने अप्लाई किया था पिछली बार भी, कई कैंडिडेट जुड़े थे, तो उनके थ्रू से मुझे जानकारी है चीज़ों की, किस तरीके से क्या चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके कि एमटीएस पोस्ट में जो लिखित परीक्षा होगी आपको कितना और कहाँ से पढ़ना है। देखिए, जो एमटीएस के कैंडिडेट हैं, मैं एक बारी फिर से बता दे रही हूँ, आपको 100 को एमसीक्यू आएंगे
100 MCQ में जो होंगे आपके 30 नंबर के, मतलब 30 प्रश्न में से 15 की आपकी इंग्लिश और 15 की हिंदी आने वाली है। हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर के हो गए, बचा कितना, 70 नंबर बचा, मतलब 70 क्वेश्चन बचे। अगर 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 100 क्वेश्चन के 100 नंबर ही होंगे। अगर इसको कर दिया जाए कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपको पता ही है कि 200 नंबर से मेरिट बनेगी। पिछली बार 200 नंबर का था, क्वेश्चन 100 ही थे, लेकिन जो मेरिट हुई थी 200 में, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का था। और उसकी निगेटिव मार्किंग उस टाइम में क्या थी, तो 0.5 थी। MTS कैंडिडेट के लिए और अदर एग्ज़ाम जितने भी पोस्ट थे सभी के लिए निगेटिव मार्किंग थी। इसमें मेंशन नहीं है निगेटिव मार्किंग ग्रुप सी के लिए, लेकिन ग्रुप बी के लिए मेंशन किया गया है। तो आपको बता दिया हिंदी और इंग्लिश पढ़नी है। दूसरी बात ये है 70 नंबर में से आपको क्या पढ़ना है, जीके पढ़ना है, और प्लस करंट अफेयर आपको पढ़नी है, प्लस कंप्यूटर लिटरेसी पढ़नी है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। मैथ नहीं आती है इसमें, तो जीके आप क्या पढ़ेंगे, जो आप जीके नॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जैसे ल्यूसेंट पढ़ते हैं, वो बहुत ही सफिशियंट है, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। और सिर्फ फैक्चुअल प्रश्न आते हैं, कुछ आपके जो होते हैं विविध से प्रश्न आते हैं, जो ल्यूसेंट के आप सबसे पीछे बुक में देखते हैं उसमें लिखा होता है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, जैसे यूजीसी के बारे में, एनसीईआरटी के विषय में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नई वाली पुरानी वाली, उससे रिलेटेड। तो ये सभी से प्रश्न बनने की संभावना होती है, और आते भी हैं इसमें कुछ प्रश्न। और यूनिवर्सिटी एक्ट के बारे में इसमें कहीं तो लिखा ही नहीं है ना, तो आपको अदर से बहुत पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल करा दूँगी, उतना अगर आप पढ़ लेंगे, अगर आएगा प्रश्न तो उसमें से आपका आ जाएगा, ये चीज़ कही जा सकती है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे MTS कैंडिडेट कि आपको क्या करना है। बाकी ग्रुप सी में अदर पोस्ट जितने भी हैं, आपको भी जीके, जीएस, करंट अफेयर और आपके जो ये हैं हिंदी इंग्लिश, यही सारी चीज़ें अगर एग्ज़ाम होगा तो यही आएगा। तो 100% नहीं कहा जा सकता कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा, लेकिन पूरे चांस हैं होने के, मतलब 99% होंगे, क्योंकि पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी होगा, क्योंकि कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है। तो एक बार तो रिटन टेस्ट से शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ग्रुप बी के जो भी कैंडिडेट है वो भी देख लें। देखिए, ग्रुप बी के कैंडिडेट, आपका सिलेबस ये है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करिए ग्रुप बी में, आपको यही पढ़ना है। 100 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 0.5 निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ये लिखा है। हिंदी 15 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आएगा, मतलब जीए और इंक्लूडिंग रीजनिंग, मतलब आपके 40 क्वेश्चन में से आपको जीए मिलेगा। जीए जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर और जीके दोनों आएगा। ठीक है, मतलब स्टैटिस्टिक्स, जीके और करंट अफेयर ये सभी आएंगे, 40 क्वेश्चन। और उसके बाद पता है रिलेवेंट सब्जेक्ट फॉर सर्विसेज, मतलब ओनली जो है ओनली 1 टू बी अटेम्प्टेड। आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है जिस रिलेटेड आपने अप्लाई किया है, जैसे अकाउंटेंसी से या लाइब्रेरी से या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से। और इसके लिए अलग अलग, मतलब इसके लिए पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेन नहीं किया गया है सिलेबस। तो इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल आप पढ़ना चाहें, जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके 30 प्रश्न आएंगे। देखिए, इसमें 30 प्रश्न लिखा है, 60 नंबर आपको मिलेंगे। पिछली बार भी रिलेवेंट सब्जेक्ट लिखा था, लेकिन किसी भी पोस्ट में रिलेवेंट सब्जेक्ट से प्रश्न ही नहीं पूछे गए थे, 2-4 के अलावा। तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि इस बार नहीं आएगा, हो सकता है आए, तो आपको पढ़ के तो जाना ही है ये सब चीज़ें। बाकी ये सारी चीज़ें 80 नंबर का, मतलब 40 क्वेश्चन इसके हैं, तो 80 नंबर आपको ये देंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो ये रही बातें। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू ना ही ग्रुप बी में होगा ना ही ग्रुप सी में होगा। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। बाकी कोई भी नोटिस आएगी तो आपको बताते ही रहेंगे, टेलीग्राम के माध्यम से भी और यूट्यूब के माध्यम से भी। आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।